हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जहां आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और देखो, वैसे तो ये वीडियो वन शॉट के नाम पर मैंने डाल के रखा हुआ है, पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंगल वीडियो में अगर मैं बनाने जाऊंगा तो ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जो वीडियो बनाया गया है जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आपके जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा, नीट एग्जामिनेशन में काम आएगा, साथ ही साथ आपकी जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन है वहां पर भी ये काम आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, ये सभी जगह पर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ में जैसे जैसे लेक्चर चलता जाएगा तो वहां मैं आपको बताते चले जाऊंगा कि कहां पर आप लोगों को कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी वजह से इस वीडियो को बनाया गया है 3 पार्ट में, और आई होप सो आप लोग ये 3 पार्ट को इजीली पढ़कर समझ पाओगे। और अभी देखो, शुरुआत कर रहे हैं। अगर वीडियो ज्यादा लंबा बनता है तो इसको हम 4 पार्ट में भी कवर कर लेंगे, बट कोशिश यही है कि आपके कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए और कंसंट्रेशन लूज ना हो। इसी वजह से बोर्ड पे अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी आपको नॉर्मली जो पैड होता है उस पे ही पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका सीधा सीधा फोकस बना रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं और साथ ही साथ में लिख क्या रहा हूं। उन सभी के नोट्स को आप बनाकर रख लो। साथ ही साथ में जो ये पूरा लेक्चर हो जाएगा ना, तो उसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम लोग हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने को मिलेगी, वो मिलती है आपको कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में बात की जाए तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाता है 6। 6 इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी की वजह से कार्बन जो रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बात करते हो यहाँ पर 2s की, तो भैया एस वाला ऑर्बिटल जो आपके पास में रहता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। वहीं 2p की बात की जाए तो 2p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, परंतु ऑब्वियस बात है 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में नहीं है, तो इस वजह से जितने हैं उतने ही डाल दो। तो यहाँ कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी जो घटना होती है इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट, या इसको कई बार नॉर्मल कंडीशन भी कहा जाएगा। पर अब होता क्या है भाई साहब, अब यहाँ पर होता यह है कि जब कभी भी कुछ एनर्जी मिल जाए या कुछ ऐसा केस बन जाए जिसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में हेरफेर हो जाए। अब हेरफेर कैसे होती है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठकर जाता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो होता क्या है कि जो दो अलग अलग कैटेगरी थी 2s और 2p, अब आपस में कंबाइन हो जाती है और कंबाइन होकर 4 ऐसे कॉमन ब्लॉक्स बनाती है, जिनमें से हर किसी के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और ये तब होता है जब कभी भी ये आता है अपनी एक्साइटेड स्टेट पर। ठीक है, और ये जो घटना होती है इस घटना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और यही आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिगार्डिंग ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन की ये कहानी आपके पास में चालू हो जाती है। अब जब कभी भी ये हाइब्रिडाइजेशन की कहानी चालू होती है ना, तो इसी वजह से कार्बन की जो टेंडेंसी होती है, कौन सी टेंडेंसी, जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो वो टेंडेंसी कहलाती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। याद रखना रे भैया, क्या होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो जरा मैं इसको लिख देता हूं, इससे क्या बन सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भैया ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये समझ में आया ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। अब देखो इसमें भी कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन सर यहाँ से यहाँ जाने में फ़र्क क्या पड़ा, तो देखो फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपके पास में ये 2 डब्बे हैं, तो इन 2s और 2p की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट एनर्जी लेवल को शो करते हैं। ये याद रखना, अगर एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस बात है कि इनकी जो रिएक्शन होगी वो भी अलग अलग होगी।
ठीक, तो अब जब ये डिफरेंट एनर्जी लेवल शो करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं, पर जैसे ही दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कहानी ये होती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये पजेस करते हैं सेम एनर्जी को, और अगर एनर्जी सेम होती है तो रिएक्शन करते टाइम पर ये और ये सभी मिलकर क्या करते हैं? एक जैसी रिएक्शन को शो करने लग जाते हैं, जिससे कि आपके बॉन्ड बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसी कहानी होती है जिस वजह से कार्बन यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसी बात पे अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो हमें मालूम है सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पर जब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन की एक और प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको कहा जाता है टेट्रावैलेंसी। याद रखना क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। और अगर टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है आपके पास में sp3। अब बात होती है कि भैया ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जरा इसको भी जान लेते हैं। तो भाई साहब कहानी बहुत सिंपल सी है कि अगर आप बात करते हो तो भैया ये होता है हमारे पास में s ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ, ये जो आपको स्फेरिकल रूप में दिखाई देगा, वैसे तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बात और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसी वजह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल, बट एक्चुअल में ये क्या होता है? स्फीयर होता है। ये स्फीयर यहां इस एक्सिस पर प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। अब होगा क्या कि अगर इसी एक्सिस पर यहां पे p ऑर्बिटल और आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, तो यहां पर 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है। तो 3 p और एक s मिलकर यहां पर क्या करते हैं? यहां पर टोटल 4 ऐसे कंबाइन ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। 4 ऐसे ऑर्बिटल बनाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पर ऐसा है, कई लोग बोलेंगे कि सर ये वाली सिचुएशन पे तो आप लोग ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का ये मानना रहेगा कि सर p ऑर्बिटल जो होता है वो तो आपके पास में 3 डिफरेंट एक्सिस पर रहता है कि नहीं? 3 डिफरेंट एक्सिस पर रहता है ना, ये तो तुम लोगों ने पहले पढ़ के रखा हुआ है। जैसे ये है तो यहां पर क्या क्या हो सकता है? px होता है, py होता है और pz होता है। तो ये वाली सिचुएशन यहां पर भी होती है। इसी वजह से क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल को जब आपस में कंबाइन किया जाएगा तो बदले में 4 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पे फॉर्म हो जाएंगे, जिसमें ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये बताता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और जो छोटा वाला हिस्सा है ये बताता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनेगा देखना रे भैया। ये रहा कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अगर यहां पे 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हर एक हाइड्रोजन के पास में क्या है? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन होता है ये क्या करता है? इसके साथ में कर देता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन करते टाइम पर यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और 4 सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ही यहां पर इसको क्या कहा जाता है? टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन क्या कर सकता है? अपने 4 हाथ खुले रख सकता है, और जब भी ये 4 हाथ खुले रखेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हो जाएगा। और जिन लोगों को यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालते नहीं आता है तो वो लोग एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दैट इज स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला। तो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब जैसे यहां पर कार्बन है तो ये कार्बन के अंदर क्या होगा? आपके पास में 4 सिंगल बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, दैट मीन्स 4 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, और साथ ही साथ में इस कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। तो आपके पास में इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आएगा? 4। 4 का मतलब होता है 4 डब्बे, जिसमें से एक s और 3 p रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है? इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ के रखा है केमिकल बॉन्डिंग को, तो आप लोग को पता ही होगा कि VACPR थ्योरी, VBT थ्योरी, उसके तहत अगर आप जाते हो तो एंगल जो होता है 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होता है। वैसे होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, बट ठीक है, इतना चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये कहानी होती है। तो इस तरह से क्या होता है, मीथेन का यहाँ पे निर्माण होता है। तो टेट्रावैलेंसी शो होती है आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। और यहां पर अभी क्या बना है, जब भी sp3 होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहां पे डबल बॉन्ड की, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी आप यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, अब वो sp3 से बदलकर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब यहां पर भी देखो सेम वही वाला किस्सा होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करोगे सेम आपके पास में वही कहानी आएगी। बस फर्क क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा यहां पर एक पाई बॉन्ड का। ठीक है, यहां पे भी याद रखना 3s ऑर्बिटल, सॉरी 3s बोल रहा हूं, एक आपके पास में s ऑर्बिटल रहेगा और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेंगे, जिससे कि आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 यहां पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। जैसे ऊपर बना था ना, सेम वैसा ही यहां पर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस फर्क यहां पर क्या हो जाएगा भैया, फर्क यहां पर यह हो जाएगा कि अब जो 4 sp बने हैं ना, उसमें से एक क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये कैसे करेगा, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके पास में एक p ऑर्बिटल ऐसा था, ठीक है। टेट्रावैलेंसी तो यहां पर होती ही है, तो ये अपने को तो बनाना है, दैट इज कंफर्म। अब क्या होगा, इसका एक हाथ यहां पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। उसी तरह से अगर आप बात करते हो तो जो p ऑर्बिटल होता है, तो p ऑर्बिटल यहां से यहां पर क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो डबल बॉन्ड में हम लोग को पता है ना, डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर भी वही कहानी हुई। तो भैया यहां पर ये हुआ सिग्मा और ये वाला क्या हो गया, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड हो गया। साथ ही साथ में अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल है बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा एक सिग्मा एक पाई। तो ये वही वाली कहानी है, एक सिग्मा एक पाई। अब बच गया क्या, यहां पर 2 हाइड्रोजन इधर बच जाएंगे, तो यहां पर आप जोड़ दोगे 2 हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और यहां पर भी जोड़ देंगे हम लोग 2 हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो बस ये हो गया आपके पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता है। नाउ अगर आप बात करते हो ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, सिर्फ एक p ऑर्बिटल आपके पास में प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या कहानी हो जाएगी। तो जैसे अभी आपने देखा, तो भैया डबल बॉन्ड के बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर होते हैं 2 सिग्मा, सॉरी यहां पर होते हैं आपके पास में 2 पाई बॉन्ड प्लस एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कहानी रहती है। अब इस कहानी के अकॉर्डिंग यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है जरा वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो यहां पर ये रहा कार्बन, व्हाइट कलर का यूज करते हैं ताकि कलर में डिफरेंस आ जाए। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो आपके पास यहां पर बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने क्या, यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना दिया। दूसरे अगर आप बात करते हो तो ये कौन सा था, ये p ऑर्बिटल है, तो 4 हाथ होते हैं। तो देखो भैया एक इधर बनाया और एक मैंने बना दिया इधर, इस वाले पर जोड़ दिया मैंने एक हाइड्रोजन और इस वाले पर भी जोड़ दिया मैंने एक हाइड्रोजन, ऐसा और ऐसा। अब ये एग्जाम्पल किसका है भैया, ये एग्जाम्पल है आपके पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, ठीक है। तो ये वाली कहानी रही। अब इस सिचुएशन पे आगे क्या होगा जरा अच्छे से समझ लेना। होगा ये कि एक तो आपने बना दिया है एक्स एक्सिस पर, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं एक्स एक्सिस पर। ये मान लिया हो गई हमारे पास में जेड एक्सिस, ठीक है। ये लाइन ऐसी और ये ऐसी, ये हो गया आपके पास में क्या, जेड एक्सिस। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से शेड बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा कि यहां पर ये बन रहा है जेड एक्सिस। तो यहां पर अपन थोड़ा सा नाम वाम भी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास में PZ और यहां पर भी क्या हो गया, PZ हो गया। अब इस PZ के अंदर क्या होगा, यहां से यहां पर इनके अंदर होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे कि क्या बन जाएगा आपके पास में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब जैसे आपने जेड एक्सिस बनाया है उसी तरह से क्या बनेगा, वाई एक्सिस भी बनेगा। तो ये देखो ये बन गया आपके पास में वाई एक्सिस ऐसा, और यहां पे ये ऐसा।
तो देखो भाई साहब, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस का फॉर्मेशन कर दिया है, तो ये ऐसा हो गया, ये यहाँ पर ऐसा, और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा। तो इस सिचुएशन पे हम ये बोलते हैं कि ये बन चुका है पी वाई और ये बन चुका है पी वाई। तो अब अगली कहानी में हमारे पास में होता क्या है कि ये जो पी वाई है, इसमें भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां पर आपके पास में फॉर्म होती है। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस इतनी सी कहानी है सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आपके पास में डबल बॉन्ड की, ठीक है। परंतु ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आप पढ़ते हो ना, तो इन तीनों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझना। परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आपके पास में ये रहता है कि जब कभी भी बात की जाती है एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल का क्या होता है, साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। और एस ऑर्बिटल का साइज, अरे ये क्या हो गया, इसको भैया जूम हो जाओ, हाँ हो गया। एस ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होने की वजह से यहां पर एक रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, और वो रिजल्ट यहां पर ये होता है कि छोटा साइज होने की वजह से इसकी जो नेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे आपका परसेंट एस कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा, नेगेटिविटी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बस सिंपल सा रिलेशन हो गया कि अगर एस ऑर्बिटल बढ़ा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, और नेगेटिविटी बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है कि भैया हमारे पास में जो परसेंट एस कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब इसी बेसिस पर क्या होगा, जरा समझना, इस चीज को बहुत आसानी से बता दूंगा मैं। सबसे पहले अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हो, तो सिंगल बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कितना था, sp3। sp3 में एक s और 3 p होने की वजह से अगर सभी को बराबर बांटा जाए तो टोटल 4 टुकड़े होंगे, और s का कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 25%, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में क्या हुआ था, sp2, मतलब कितने डब्बे थे रे भैया, 3 डब्बे। 3 डब्बे मतलब s को कितना परसेंट मिला, 33.33%। और लास्ट में अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहां होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और s को मिलता है कितना, 50%, ठीक है। ये वाली कहानी हो जाती है। अब देखो इस कहानी के तहत होगा क्या, इस कहानी के तहत आपके पास में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके पास में बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपके पास बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कृपया इसको अच्छे से हम लोगों को यहां पर पढ़ना रहेगा। इसको साइड में कर देता हूं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को हम लोग यहां नीचे की तरफ लिखते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग के पास में बनने वाले हैं। अगर आप यहां पे बॉन्ड लेंथ की बात करते हो, तो बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग होगा क्या कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी डबल बॉन्ड की, और सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी हो जाएगी, आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये बस सिंपल सी इतनी सी कहानी है। उसके अलावा अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करते हो, तो बॉन्ड एंगल में भी आपके पास में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे डिफरेंस आएगा, चलिए जानते हैं। तो देखो, अगर कोई यहां पर बात करता है बॉन्ड एंगल की, तो देखो क्या कहानी होती है। आपके पास में क्या है, एक S है और एक P है, 2 डब्बे हैं, दोनों डब्बों की ताकत है 50-50। तो क्या होगा, दो लोग जिसकी ताकत 50-50 होती है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन पे खड़े हो जाते हैं, और सीधी लाइन पे खड़े होने की वजह से इनका जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कैसे भैया, एक इधर है जो 50% ताकत रखता है, एक इधर है, तो ताकत बराबर होने की वजह से 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ये बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में कितने हैं, यहाँ पे टोटल 3 हिस्से बन रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं 3 हिस्सों की, तो भाई 3 हिस्से सिर्फ तभी बन सकते हैं जब यहां पर आपके पास 3 इक्वल डिस्टेंस पर कोई मौजूद हो, ठीक है, तभी बन सकता है ना। 1 2 3, और 3 इक्वल डिस्टेंस मतलब एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में
120 डिग्री का। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ट्राइंगल का। परंतु ऑब्वियस बात है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल तो होगा, पर कैसा होगा, ट्राइगोनल होगा और किसी प्लेन पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। 25% पर क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 109.28 या 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना। और ये किसको बताता था, ये बताता था हमारे पास में टेट्राहेड्रल शेप को। तो देखो रे भैया, यहां पर ये कितना आसान हो गया। आपके पास में तीनों स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहां पर इसका बता दिया गया है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा। तो ये आपके पास में आता है कार्बन के मेन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और देखो, इसी पता है हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही कार्बन का एक और नया बिहेवियर समझ में आता है, जिसको कहा जाता है केटेनेशन पावर। ठीक है, क्या समझ में आता है, कैटेनेशन पावर। क्योंकि कार्बन जो होता है ना, साइज में एक तो छोटा है, तो छोटे साइज की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इस वजह से कार्बन जो होता है ना, वो आपके पास में लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन की वजह से ये वाली कहानी आपके पास में बनती है। तो बस भाई साहब, कितना सिंपल सा है। तो इस तरह की कुछ कहानी होती है। ये देखो, ये प्रॉपर आपके पास में बस सिंपल सा एक सेटअप देके रखा हुआ है, जिस सेटअप के रिगार्डिंग ये बता के रखा है कि कार्बन अगर कुछ करता है तो क्यों करता है, कैसे लिए करता है, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये वो वाली बात थी। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पे अब हमको समझ में आ गया कि कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है। नाउ अगली जो चीज आप लोग को पढ़नी है, जरा इसको अच्छे से समझना, ये होता है आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कभी भी क्लासिफाई करा जाता है तो दो तरह से इसको क्लासिफाई करा जाता है। एक होता है क्लोज चेन और एक होता है आपके पास में ओपन चेन। ठीक है, तो ये भी वैसे सिंपल है, कोई टफ नहीं है। तो देखो, जब कभी भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो दो कैटेगरी में ये लोग डिवाइड होते हैं। एक होती है भाई साहब हमारे पास में ओपन, और एक होती है आपके पास में क्लोज्ड। अब कई सारे लोग इस ओपन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एलिफेटिक। और जो क्लोज वाले होते हैं उसको हम लोग कई बार साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया नाम में वैसे भी कुछ रखा है नहीं, एक नाम से ही वैसे आप जान सकते हो कि कौन क्या है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात तो वैसे यहाँ पर होती नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर बता दिया गया है। बाय चांस कभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सर एलिफेटिक नाम आ गया तो ये एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं है रे भैया। ठीक है, चलो, तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ओपन चेन की जब भी बात की जाती है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में सैचुरेटेड और एक होता है हमारे पास में अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सैचुरेट का मतलब होता है भैया जितनी जरूरत थी सब कुछ मिल गया। तो जो भरा भरा सा एक वर्ड होता है कि भैया हाँ, जितनी जरूरत थी सारी जरूरतों को हमने पूरा कर दिया, तो दैट इज सैचुरेटेड। और जितनी जरूरत थी जरूरत को पूरा नहीं करा है, खींचतान करके काम चलाते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल्स सिंपल है, एग्जाम्पल्स में आता है आपके पास में अल्केन्स, ऐसे ग्रुप जो फॉलो करते हैं CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को, जहां पर n आपके पास में 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हो। तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपके पास में दे के रखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेसिकली होता क्या है कि कार्बन जो होता है ना टेट्रावेलेंट होता है। तो देखो यहां पे कार्बन हर किसी के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़ चुका है। तो कोई भी ऐसा हाथ तो है नहीं जिसको जबरदस्ती बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। जितनी जरूरत है हमने सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। वहीं अगर अनसैचुरेटेड की बात करता हूं तो अनसैचुरेटेड में आपके पास में दो कैटेगरी आती है। कौन कौन सी आती है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस।
ठीक है। अल्कीन्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा और अल्काइंस वो होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अल्कीन्स की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n और अल्काइंस का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। वैसे ये आगे जब नॉमेनक्लेचर होगा तब भी आप लोग को बता दिया जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल सा एग्जांपल बोलोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये इसकी कैटेगरी होती है, आगे आएगा। अभी तो बस क्या होता है कि हम लोग के एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो ये होता है आपके पास में ओपन चेन या फिर जिसको कहा जाता है एलिफेटिक। अब बात कर लेते हैं क्लोज चेन वालों की। तो क्लोज चेन वाले आपके पास में भी अगेन दो टाइप के रहेंगे। एक रहेगा हमारे पास में होमोसाइक्लिक और एक रहेगा हमारे पास में हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, और जैसा नाम वैसा काम, ये तुम लोग इजीली समझ सकते हो। होमो वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है ना। तो होमो वर्ड की चर्चा की गई है, होमोफोबिक हो गए हैं, या फिर बोला जाता है कि भैया वो लोग होमो हैं। ठीक है, तो यार ये जो होमो होता है ना, होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो जब कभी भी एक जैसे ग्रुप होंगे या एक जैसे लोग एक जगह पर जमा होंगे, दैट इज कॉल्ड होमो। और जब अलग अलग होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा आपके पास में, हेट्रो कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है होमो और हेट्रो का। तो पहले हम जरा होमो को पकड़ लें, उसके बाद में फिर दूसरों को पकड़ते हैं। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा, एक जैसा। परंतु अब सवाल उठता है एक जैसा क्या। ठीक है, तो होमो के अंदर आपको सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्योर रूप से हाइड्रोकार्बन से, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है हमारे पास में होमोसाइक्लिक कहा जाएगा। थोड़ा सा इसको खींच तान के हम बढ़ा दें, ये भैया आजा नीचे। हाँ, ताकि क्या हो, अभी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में होमोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक के अंदर क्या क्या कैटेगरी आती है। अगेन यहाँ पर भी आपके पास में आती है दो कैटेगरीज, और दो कैटेगरीज में हमारे पास में कौन कौन सा रहता है जरा उसको भी जान लेते हैं। भैया लाइन सीधी खींचना चाहिए, खींची नहीं खींची, हटाओ लाइन सीधी, आओ अब आ जाएगी। ये हुई ना बात, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो होमोसाइक्लिक के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो तो आपके पास में दो वैरायटी आती है। एक आती है आपके पास में एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये होता है एलिसाइक्लिक, ALYCY और CLIC, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एक जैसे कार्बन की रिंग जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपके पास में सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, तीनों कोनों पर एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। या मैंने सपोज कोई स्क्वायर बना दिया, ठीक है, या फिर मैंने यहां पर क्या बना दिया, कोई हेक्सागोन बना दिया, तो इस तरह की घटना कर दी। तो इस तरह की घटना पे अब जरा इसका नाम समझना कि नाम क्या क्या होते चले जाएगा। कलर बदलें थोड़ा सा, चलो भैया कलर बदलते हैं। जैसे ये है, तो तीन कार्बन होते हैं, मिथ, इथ और प्रोप। तो इसका जो नाम होता है ना, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और चार कार्बन होंगे तो 1 2 3 4, तो चार मतलब क्या होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। तो साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो ब्यूटेन। पांच की सॉरी 6 है अब यहां पे, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ये इसका नाम पड़ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में एलिसाइक्लिक ग्रुप, जिसके अंदर आपके पास में ये वाली कहानी होती है। तो एलिसाइक्लिक में क्या होगा, सब कुछ एक जैसा। तो पहली सिचुएशन आपके पास में आई थिंक क्लियर हो चुकी है। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे वाले ग्रुप की। दूसरा वाला ग्रुप होता है हमारे पास में एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक। ठीक है, और जब कभी भी आप यहां पर एरोमेटिक की बात करते हो तो वर्ड ही बहुत अपने आप में खास है। एरोमेटिक मतलब अरोमा। ठीक है, एरोमेटिक वर्ड किससे बना है, ये बना है अरोमा। तो खुशबू देने वाले जो ग्रुप होंगे वो यहां पर एरोमेटिक ग्रुप के तहत आपके पास में पूछे जाएंगे। नाउ इस पे भी आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब। इस पे आगे जब हम लोग बात करते हैं तो एरोमेटिक ग्रुप भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है बेंजॉइड और एक होता है हमारे पास में नॉन बेंजॉइड। तो इनको भी एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। देखिए भाई साहब, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो ग्रुप नंबर 1 है, तो वो आपके पास में क्या है? वो आपके पास में है बेंजॉइड ग्रुप, ठीक है? स्पेलिंग में बड़ी मिस्टेक हो जाती है, बेंजियोइड, ठीक है? तो ये बेंजॉइड ग्रुप होता है। बेंजॉइड ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये बेंजीन से रिलेटेड बातें कर रहा है। तो जब कभी भी बेंजीन का जिक्र होगा दैट इज कॉल्ड बेंजॉइड ग्रुप। और इस बेंजॉइड ग्रुप के अंदर हम बात कर लेते हैं अगेन, इसमें भी आपके पास में 3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। बेंजॉइड ग्रुप में भी कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में जरा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, तो सबसे पहला ग्रुप जो आपके पास में रहेगा बेंजॉइड के अंदर, ये रहेगा आपके पास में मोनोसाइक्लिक बेंजीन्स, ठीक है? तो देखो यार, सिंपल सा है, कुछ अलग काम नहीं है। यहाँ पर वही बात होता है कि अगर बेंजीन है तो एक बेंजीन जोड़ोगे तो अलग ग्रुप बनेगा, दो जोड़ोगे तो अलग बनेगा, तो और कुछ है नहीं ऐसा एक्स्ट्रा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मोनोसाइक्लिक की, तो मोनोसाइक्लिक में क्या होगा? आपके पास में सीधा सीधा एक ही बेंजीन होगा। एक ही बेंजीन के एग्जाम्पल में अगर आप जाते हो, जैसे कि सिंपल सा आपके पास में ये बेंजीन हो गया, ठीक है? या मैंने बोला आपके पास में हो गया यहाँ पर OH लगाने के बाद में ये फिनॉल हो चुका है। या फिर अगर आपने बात करा कि बेंजीन के साथ में मैंने यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? टॉलुइन हो गया। तो ये ग्रुप कहलाते हैं आपके पास में मोनोसाइक्लिक। सेम उसी तरह से दूसरे वाले ग्रुप में क्या होगा? एक है तो ये मोनो हो गया, ठीक है? एक से ज्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा ये यहाँ पे? पॉलीसाइक्लिक, CYCLIC। पॉलीसाइक्लिक में एक से ज्यादा हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसका दिया जाता है और काफी ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछते हैं। जब दो बेंजीन की रिंग को आपस में एक ही हाथ के साथ में ऐसा चिपका दिया जाता है, तो एक हाथ के साथ इसको चिपकाने पर ये बनाता है नेप्थलीन। तो यहां पर देखो दो बेंजीन है, तो ये क्या हो गया आपके पास में? नेप्थलीन। अब अगर मैंने दो की जगह 3 जोड़ दिए, तो आपके पास में बन जाती है वो दवाई जिसको कहा जाता है एंथ्रासीन, ठीक है? आगे केमिस्ट्री में ये भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा एंथ्रासीन। और ये देखो, थोड़ा सा ये जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा हो ना, इसको ढंग से फॉलो करते हुए चलना, क्योंकि यही आपके पास में एरोमेटिसिटी को आगे जाके डिफाइन करेगा। तो पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा? एक से ज्यादा होंगे, जैसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये हुआ नेप्थलीन, ये क्या हो गया आपके पास में? एंथ्रासीन हो गया। और तीसरी कैटेगरी जो होती है इसको कहा जाता है आइसोलेटेड। मतलब यहां पर बेंजीन होते तो हैं एक से ज्यादा, पर क्या होता है, जैसे यहां पर चिपके हुए हैं ना एक ही साइड से, मतलब 2 कार्बन से, वैसे यहां पर आइसोलेटेड में चिपके हुए नहीं रहते हैं। जैसे आपके पास में एक बनाया बेंजीन मैंने, इधर थोड़ा सा इसको वापस से कर दें, एक बेंजीन बनाया मैंने ऐसा ऐसा, और इसको एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू मैंने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है? तो अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है तो दोनों बेंजीन, पर दोनों के बीच में क्या हुआ है? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, बिकॉज दिस कार्बन की चेन, सॉरी ये कार्बन की जो, जहां भी कार्बन की चेन या सीधी लाइन की वजह से, तो इसको क्या कहा जाएगा? सॉरी, इसको कहा जाता है हमारे पास में बायफिनाइल, ठीक है? तो 2 का मतलब होता है बाय, अगर 3 बना देता तो वो हो जाता टर्प फिनाइल, ठीक है? तो वही है। और आगे हो जाएगा फिर टेट्रा वगैरह, तो ये वाली कहानी होती है। तो एक तो होता है हमारे पास में बेंजॉइड, और अगर दूसरे सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है, अगर एक बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहा है तो दूसरा बेंजीन के बिना वाली बातें करेगा। जैसे आपके पास में होगा नॉन बेंजॉइड, तो एक तो हो गया आपके पास बेंजॉइड और दूसरा हो जाएगा नॉन बेंजॉइड। अब नॉन बेंजॉइड के अंदर क्यों ना आ जाएगा भाई साहब? ऐसे ग्रुप जहां पर आपके पास में बेंजीन नहीं बनेगा, दूसरे आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, पर बेंजीन नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई साहब। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मैंने यहां पर एक ग्रुप बनाया है कुछ ऐसा, ठीक है? ये ऐसा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या हो गया? एक कैटाइनिक चार्ज आ गया, तो इसको कहा जाएगा साइक्लोफिनाइल कैटायन, ठीक है? तो इस ग्रुप की खासियत क्या है कि ये बेंजीन की तरह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके पास में ऐसा ऐसा बेंजीन का जैसे ही बनेगा, पर बेंजीन से एक हाथ ज्यादा रहता है। थोड़ा सा यहां पर इसको अच्छे से बनाएं, ठीक है? ऐसा ऐसा, इसीलिए इसमें कलर अलग ले लिया यार, नहीं तो क्या होगा कि वो दिक्कत दे जाता, ठीक है?
तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके पास में बना दिया। तो इसका जो नाम होता है ये कहलाता है ट्रोपोन। ठीक है, TROPONE। तो ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप की खासियत ये होती है कि यहां पर ये नॉन बेंजोइड ग्रुप के रिगार्डिंग काम करते हैं। तो ये बन गया आपके पास में ट्रोपोन। ट्रोपोन के बाद में अब देखो, ये जो आप लोगों ने ग्रुप पढ़ के रखा है, ये क्या क्या पढ़ के रखा है, ओपन चेन, एलिफेटिक, और ये जितने भी एग्जाम्पल थे सारे के सारे होमोसाइक्लिक के हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना रहेगा ना वो हेट्रोसाइक्लिक। तो ऑब्वियस बात है, जगह कम पड़ गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा अगले पेज की तरफ शिफ्ट करते हैं और अगले पेज पे हम लोग प्रॉपर रूप से पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है। वैसे ये तो समझ में आ गया ना कि हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, तो यहाँ पर आपको चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब हेट्रोसाइक्लिक की रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर भी दो होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक हो जाएंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। इसी वजह से है ना, वहाँ जगह कम पड़ जाती और इसको इस तरह से बनाना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगी लाइन ऐसा, ये ऐसा एंड ये ऐसा। ठीक है, अरे बिना उसके ही हो गया ये तो लाइन सीधे। चलिए जी, तो अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोसाइक्लिक की, तो हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास में दो कैटेगरी होती है। एक होती है हमारे पास में एलिसाइक्लिक और दूसरी होती है हमारे पास में एरोमेटिक। अगर मैं बात करता हूं यहां पे एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक की अगर मैं बात करता हूं तो एलिसाइक्लिक के अंदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर एग्जाम्पल होता है आपके पास में ऑक्सीरेन का। अब मैंने क्या बोल के रखा था, हेट्रो में क्या होगा, अगर होमो है तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, और अगर हेट्रो हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक कार्बन की चेन बनाई। अब ऊपर वाले जो कॉर्नर था यहाँ पर भी कार्बन आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, सपोज ऑक्सीजन डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने ऑक्सीजन डाल दिया तो अब तो चीज़ें बदल गई ना, चीज़ें जो थी वो तो बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो अलग फॉरेन ग्रुप हो गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। तो इस वजह से अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है, तो ये है आपके पास में एक हेट्रोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक में भी कौन सा है, ये एलिसाइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और इसका अगर कोई नाम पूछता है तो नाम आप बता सकते हो कि इसको कहा जाता है ऑक्सीरेन, जिसका काम आगे जाके बहुत है आपको। ठीक है, बहुत पूछा जाएगा। ये कहाँ हिल रहा है भाई, हो गया सही। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं अगले ग्रुप की, तो अगले वाला एक और एग्जांपल लिख लो, ये भी आगे आपके पास में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म पे THF। ठीक है, क्या कहा जाएगा, THF, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। तो ये कहानी होती है, ये कहलाते हैं आपके पास में एलिसाइक्लिक। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप होते हैं वो आपके पास में आएंगे एरोमेटिक में। तो ये जो है एलिसाइक्लिक, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, और अगर इसी ग्रुप को मैं यहां पर एरोमेटिक बना देता हूं, मतलब वो डबल बॉन्ड बना देता हूं इधर, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसको कहा जाता है यहां पर फ्यूरेन। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाता है फ्यूरेन। और एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सब्सटेंस आगे आपको देखने को मिलेगा, ये रहेगा। खैर ये 12th क्लास में ज़्यादा होता है, 11th क्लास में तो इतना आप लोग को यूज़ नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाता है हमारे पास में पिरिडीन। तो ये ऐसी कुछ कहानी होती है। तो ये सिचुएशन होती है भाई साहब आपके पास में, जो कि आपके हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप के तहत आती है। तो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप के तहत इस तरह से आपको क्लासीफाई किया जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन और होता है, वो क्लासिफिकेशन मेजर रूप से डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। पर ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ के रखा हुआ है, तो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर अभी नहीं जाएंगे। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर हम आगे बाद में जाएंगे जब इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भैया हमारे पास में नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों को अब पढ़ना है यहाँ पे क्या, नॉमेनक्लेचर, जो कि तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे JEE के एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस आपका JEE मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, या फिर आप लोग के पास में कोई बोर्ड के एग्जामिनेशन हो। हर बार ये जो नॉमेनक्लेचर वाला
काम है ना, ये जरूर पूछा गया है, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, याद रखना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, तो दोनों को पढ़ना है वैसे। पर अभी जो हम लोग को मेजर रूप से पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है जी। के अंदर सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे अगर आप बात करते हो नॉमेनक्लेचर की, तो जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है नॉमेन, नॉमेन का मतलब ही होता है नेम, और क्लेचर का मतलब होता है टू कॉल, ठीक है भाई साहब। तो कहानी बहुत सिंपल सी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इसका नाम क्या रखा जाए क्या, ताकि इसको कुछ बुला सकें, तो यही आपके पास में नॉमेनक्लेचर कहलाता है, सिंपल, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में भी आपके पास में दो तरह के नाम होते हैं, जैसे घर में होता है ना, एक घर का नाम और एक होता है बाहर का नाम, ठीक है। घर का नाम प्यार से रख देते हैं, कॉमन रूप से जैसे आप दिखते हो, आप काले दिखते हो तो कालू हो जाएगा, या फिर अगर आप मोटे हो तो भैया लोग, घर वाले लोग गोलू गोलू बोल देते हैं, सो ऐसे ही कुछ रहता है, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। और एक होता है बिल्कुल ग्रहों की दिशाओं को देखकर आपका नाम रखा जाता है, उसे कहा जाता है आपका भैया बाहर का नाम या फिर राशि नाम। तो होता यहाँ पर यह है कि एक होता है आपके पास में ट्राइबल या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपके पास में आईयूपीएसी सिस्टम। तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइबल नेम की, तो इस ट्राइबल नेम को आप एक नाम से और जानते हो, दैट इज कॉमन नेम। तो जो कॉमन नेम होता है वो आपके पास में क्या होता है, ट्राइबल नेम हो जाता है। अब ट्राइबल नेम आप यहां पर कैसे पता करोगे, ट्राइबल नेम पता करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, ये आपके पास में कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, सिंपली जो जैसा दिखता है उस हिसाब से बना दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एक नाम आप लोगों ने सुन के रखा होगा, वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये नाम कोई रूल के नहीं रिगार्डिंग नहीं बना, ये नाम सिर्फ इसी वजह से बिना क्योंकि जितनी भी चींटियां होती है, जो लाल चींटी के काटने पर आपको थोड़ा सा खुजली या जो दर्द होता है, तो वो होता है बिकॉज फॉर्मिक एसिड की वजह से। और लैटिन लैंग्वेज में एंट को कहा जाता है फॉर्मिका, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करके रखा हुआ है कि यहां पर क्या कर दिया कि चींटी को बोला गया था भैया फॉर्मिका, तो चींटियों का जो जहर था उसको नाम दे दिया इन लोगों ने फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से क्या होता है, कॉमन नेम होता है। परंतु हमारे पास में जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक है ना, वो है हमारे पास में आईयूपैक नेमिंग सिस्टम या फिर आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। अगर बात करते हैं कि इसको किसने रखा हुआ है, या फिर पता है एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन देते हो, जेडबलई के एग्जामिनेशन देते हो, या फिर नीट के एग्जामिनेशन देते हो, तो इसमें कई बार एक क्वेश्चन बहुत सड़ा सा पूछ लेते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी बता देते हैं। तो आई से बनता है हमारे पास में इंटरनेशनल, क्योंकि पूरी दुनिया में बोला जाता है, ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल हो जाएगा। यू से ऑब्वियस बात है सभी लोगों ने मिलकर बनाया होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में यूनियन। उसके बाद में आ जाएगा ऑफ प्योर, ठीक है भाई साहब। एंड ए और सी से आता है अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका होता है फुल फॉर्म, जो कि बोलता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ये कहलाएगा आपके पास आईयूपीएसी सिस्टम। अब आईयूपीएसी सिस्टम में आपके पास में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नाम रखा जाएगा। इसी वजह से आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर जो आपके पास में काउंटिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। काफ़ी ज़्यादा अलग होना इन द सेंस क्या, तो काफ़ी ज़्यादा अलग होने का सेंस यहाँ पर ये निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर अगर लिखना है वन, तो वन को कहा जाता है यहाँ पर मिथ। फिर टू लिखना है तो टू को कहा जाता है इथ। थ्री लिखना है तो थ्री को कहा जाएगा आपके पास में प्रॉप। अगर आपको लिखना है फोर तो फोर को लिखा जाएगा क्या, ब्यूट। और फाइव लिखना है तो फाइव को कहा जाता है पेंट। फिर आएगा आपके पास सिक्स, सिक्स को कहा जाएगा हेक्स। सेवन को कहा जाएगा आपके पास में हेप्ट। एट को कहा जाएगा आपके पास में ऑक्ट। नाइन को कहा जाएगा नॉन। अच्छा, इसको NONE सॉरी NON वाला जो पढ़ते हैं ना, तो नन न पढ़ते हुए क्या बोलेंगे, नॉन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखो होते तो बहुत सारे हैं, पर हमारा काम जो होता है मैक्सिमम 10 तक में हो जाता है। फिर भी दो और हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए पढ़ लेते हैं। 10वें नंबर को कहा जाता है डेक, तो 11वें नंबर को कहा जाएगा अनडेक। 12वें नंबर को कहा जाएगा डू डेक, ठीक है। तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। अब होता क्या है, ये जो नाम आप देख रहे हो, ये काउंटिंग को अगर मैं सिंपली हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर देखूं,
जैसे मुझे कुछ पढ़ना है अल्केन ग्रुप को, या पढ़ना है यहाँ पर अल्कीन ग्रुप को, या पढ़ना है मुझे यहाँ पर अल्काइन ग्रुप को, तो इसके नाम कुछ इस तरह से होंगे। अगर एक अल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास में मीथेन बन जाएगा। ठीक है, अल्कीन की बात करते हैं तो भैया एक सिंगल कार्बन से मिथीन या मिथाइन जैसी कोई चीज नहीं बन सकती है, क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए भी कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अगर आपके पास में 2 कार्बन है और अगर अल्केन ग्रुप है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा इथेन, और उसी तरह से ये हो जाएगा इथीन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, लास्ट का सरनेम लो, अल्केन में से सरनेम आएगा ANE, अल्कीन में से सरनेम आएगा ENE, और अल्काइन में से सरनेम आएगा YNE। तो नाम क्या क्या हो गया, इथेन, इथीन, और यहां पर आ जाएगा इथाइन। उसी तरह से गिनती आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोपेन, फिर आपके पास में हो जाएगा प्रोपीन, और फिर आपके पास में हो जाएगा प्रोपाइन, और इसी तरह से आपके पास में ये एलिफेटिक या ओपन चेन को आप यहां पर पढ़ सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी टफ नहीं रहेगा, ये भी इजी इजी सा है। इसके बाद में भाई साहब अगर आप IUPAC में कोर IUPAC पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो बिल्कुल अगर मैं बात करता हूं IUPAC नेमिंग सिस्टम की, ठीक है, तो IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों को यहां पर ध्यान देना होगा कि एक फिक्स पैटर्न होता है यहां पर, जहां पर सेंटर में हमेशा आता है वर्ड रूट। ठीक है, या इसको कई बार हम लोग मेन चेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको कई बार लोग पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे कुछ भी बोलो, मेन चेन बोलो, पेरेंट चेन बोलो, एक ही बात है भैया, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो आपके पास में सबसे पहले क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पे आपके पास में लगे होते हैं सफिक्स। तो 2 प्रकार के सफिक्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास में प्राइमरी सफिक्स, और दूसरे होते हैं आपके पास में सेकेंडरी सफिक्स। तो जैसे सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं प्रीफिक्स। तो ये भी आपके पास में होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी को लिखा जाता है 1 डिग्री, ठीक है, ये हर बार का फिक्स है भैया, इसके अंदर ना आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। तो एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स कहा जाएगा, और 2 डिग्री वाले जो होते हैं ये क्या होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है पर बहुत ज्यादा काम की भी चीज है यहाँ पे, कि आपके पास में सबसे बीच में जिस चीज को पढ़ना है दैट इज वर्ड रूट, और वर्ड रूट के अगर लेफ्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा प्रीफिक्स, और राइट हैंड साइड पे जाओगे तो वो मिलेगा आपको यहाँ पे सफिक्स। और प्रीफिक्स सफिक्स में और थोड़ा सा समझें तो ध्यान रखना, ये जो सफिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको सरनेम की तरह होते हैं। ठीक है, तो सरनेम जैसे आपको आपकी फैमिली की पहचान देता है, उसी तरह से सफिक्स भी क्या करते हैं, फैमिली की पहचान देते हैं कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल फैमिली से, अल्डिहाइड फैमिली से, या कार्बोक्सिलिक फैमिली से, जो भी कोई फैमिली हो तो ये बताता है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स यहां पर क्या बताता है कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा माल पत्ता होता है, ठीक है, माल पत्ता से मतलब क्या, जैसे आपके पास में कोई पोस्ट होती है, जैसे किसी का नाम रखना है तो आगे पोस्ट के आगे क्या लगाया जाता है, भैया डॉक्टर है। अब उसके फैमिली में जरूरी नहीं कि पूरी फैमिली डॉक्टर है, वो एक इकलौता बंदा होगा जो डॉक्टर होगा। तो प्रीफिक्स क्या करता है, एक्स्ट्रा पोस्ट के बारे में बताता है, जबकि सफिक्स जो होंगे वो सरनेम के बारे में बताते हैं। ठीक है रे भाई साहब, अभी छोटे छोटे से हम लोग चीजें से चालू करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सभी पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल के तहत हम लोग यहां पर बात करते हैं सफिक्स की। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स सारे हम लोग देख लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल पढ़ लें और उसके बाद में फिर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर आते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि एक साइक्लिक ग्रुप ले रहा हूं मैं, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में पेंटागन है, 5 इसकी साइड्स हैं। एक ग्रुप ऊपर की तरफ मैंने जोड़ा है OH, और एक जोड़ के रखा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप। जब कभी भी IUPAC नेम देते हैं तो आप लोग यहां पर क्या करते हो कि जो भी कोई चेन होती है उसके अंदर प्रेफरेंस का ऑर्डर देखते हो। ठीक है, अब प्रेफरेंस का ऑर्डर मतलब क्या, देखो अगर तुम्हारे पास में ये पूरा का पूरा कंपाउंड दे के रखा हुआ है और कोई भी फॉरेन से आता है, मतलब ये सपोज तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर के ये सभी सदस्य हैं। अब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में
पड़ोस वाली आंटी आई, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं कि पड़ोस वाली आंटी। अगर पड़ोस वाली आंटी आती है और पड़ोस वाली आंटी आकर यहां पर तुम्हारे परिवार में आती है, अब परिवार में क्या हुआ भैया, दो लोग हैं, एक यहां पर तुम हो और एक तुम्हारे यहां पर भाई है। अब तुम हो, तुम्हारे भाई है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये दो तुम्हारे पास में बोल सकते हो कि तुम्हारी वाइफ है। ठीक है भाई साहब, क्या क्या मैंने बोल के रखा, पल्ले पड़ा है, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। यहां पर ये तुम हो, ये तुम ये हो, और ये तुम्हारी वाइफ तुम्हारा भाई है, और यहां पर ये क्या है, ये तुम्हारी वाइफ होन है। अब होगा क्या कि पड़ोस वाली आंटी अगर यहां पर आती हैं तो पड़ोस वाली आंटी आने पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भैया बहू रानी घर पे है कि नहीं है, कौन बहू रानी, कैसी बहू रानी। अब यहां पर क्या हुआ, सिचुएशन आ गई, सिचुएशन ये आ गई कि तुम्हारी जो वाइफ है, ठीक है, तुम्हारी जो बीवी है, वो सपोजली यहां पर ऐसा कुछ माना जाता है कि भैया तुम्हारी वाइफ जो है ना वो एक फॉरेनर है। ठीक है, अगर ये एक तो स्पेलिंग भी नहीं आती, चलो छोड़ो, समझ गए ना, विदेशी है। ठीक है, कोई विदेशी बहू तुम लेकर आए, फॉरेनर लेकर आए, भयंकर से गोरी सी सफ़ेद सी आई है, तो अब क्या होगा, पड़ोस वाली आंटी आती है, बोलती भैया कि यहाँ पर एक फॉरेनर वाइफ है तुम्हारी और एक तुम्हारे भाई की जो वाइफ है वो बढ़िया अपनी लोकल देसी हैं। तो इस सिचुएशन पे अगर पड़ोस वाली आंटी आकर अगर किसी सबसे पहले बात करने की कोशिश करेगी या मिलने की कोशिश करेगी तो वो किससे करेगी, ऑब्वियस बात है, वो जो विदेशी होंगी उनसे बात करेंगी। और जब ये इनसे बात करेगी तो पड़ोस वाली आंटी जो कि वहां पर आग लगाने का काम करती है या फिर केमिकल रिएक्शन बनाने का काम करती हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो कौन हो जाएगी, तुम्हारी वाइफ की। अगर तुम्हारी वाइफ को प्रेफरेंस मिलेगी तो तुमको भी तो प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इसी वजह से जो आपके पास में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो उनको दी जाती है हाई प्रेफरेंस एंड लो नंबर। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, तो ये कर दी मैंने यहां पे नंबरिंग। अब इस वर्ड रूट की बात करते हैं, तो वर्ड रूट में अधिकतर आपके पास में क्या आता है कि कितने कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या आता है, कितने कार्बन यहां पे मौजूद हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 5 कार्बन है हर एक कोने पर, तो इसको शुरुआत में क्या लिखना है हम लोगों को, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिख दिया मैंने यहां पे, पेंट लिख दिया है। उसके बाद में पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है अल्केन ग्रुप को। तो इसी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, अल्केन ग्रुप आ जाएगा। अगर यहां पे आता है अल्केन ग्रुप तो अल्केन ग्रुप में क्या हो जाएगा, अल्केन का आता है ANE, तो ये हो जाएगा आपके पास में पेंटेन। और यहां पे जो ये ANE होता है यही आपके पास में अब बन जाएगा सफिक्स। कौन सा सफिक्स, ये बन जाएगा आपके पास में प्राइमरी सफिक्स। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, ध्यान रखना, तो जितने भी अल्केन अल्कीन अल्काइंस होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब देखो, अब यहां पर ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम हो और ये तुम्हारी विदेशी वाइफ है। तो अब पता है कोई भी तुम्हारे आसपास के मोहल्ले में अगर तुम्हारे परिवार के बारे में बात करेगा तो वो कैसे बात करेगा, वो बोलेगा अरे यार वो परिवार है ना, बोले वो उधर घर है तो वो शर्मा जी का घर है, मिश्रा जी का घर है, वर्मा जी का घर है, जिसका भी घर है। तो बोले अरे वो उनको पहचानते हो, तो बोले कौन, अरे वो शर्मा जी जिसका जो जिनका लड़का बोले वो विदेश से बहू लेकर आया है। तो तुम्हारी पहचान किससे बन गई, इस विदेशी बहू से। तो यहां पर ये जो जिससे पहचान बनती है तो वो क्या बन जाएगा, अब सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। यहां पर क्या है, OH। OH होता है अल्कोहल, और अल्कोहल को सफिक्स के तौर पर लिखा जाता है ऑल, तो यहां पर आ जाएगा ऑल, और साथ ही साथ में ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। परंतु दिक्कत यहां पर ये निकल कर आई है कि भाई मेरे यहां पर दो वॉवेल आमने सामने आ गए। वॉवेल मतलब क्या, AEIOU, स्वर जिनको कहा जाता है। ठीक है, सुअर नहीं, स्वर। तो जब भी दो वॉवेल साथ में आते हैं तो यहां से एक को उड़ाना पड़ जाता है। तो यहां से क्या हुआ, आगे वाले में से ई हटा दिया, और चाहो तो इसको पेंटेन 1 ऑल लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका मतलब क्या हुआ, बोले बहू आई तो है विदेशी, पर किसकी बहू है, वो बड़े लड़के की, पहले वाले लड़के की। तो पेंटेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। नाउ अब ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्या, वर्ड रूट। अब बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। ये पेंटेन तो है परंतु ये पेंटेन एक साइक्लिक ग्रुप में है, तो इस वजह से जब इसका नाम रखा जाएगा तो इसके नाम में क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। और ये जो वर्ड यहां पर यूज करा है ना मैंने, साइक्लो, ये होगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स।
ठीक है, जो साइक्लो होगा, स्पाइरो होगा, बाईसाइक्लो होगा, आगे इसका भी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी प्रीफिक्स बन गया। अब देखो दो बहु थी, एक बहु है विदेशी, एक बहु है देसी। देसी बहु को इतना ज्यादा भाव नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या कर देंगे, उसको प्रीफिक्स में डाल देंगे। तो यहां पर दूसरी पोजीशन पे है CH3, तो हम क्या लिखेंगे भैया, सेकंड पोजीशन पे है हमारे पास में मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस तरह से यहां पर IUPAC नाम रखने का तरीका बनने वाला है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके अलावा वर्ड रूट और आपके पास सफिक्स भी प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से आएंगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया क्या कहानी रहती है। अब देखो IUPAC सिस्टम के लिए बहुत सारे रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड तो तुम लोगों ने सुन के रखा हुआ है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमन आल्सो। ठीक है, तो महिलाओं का भी जिक्र कर देना जरूरी है, वरना हमारे ऊपर आरोप लग जाएंगे कि भैया ये व्यक्ति तो मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया जो वो करता है, बोले महिलाओं को वहां पर शामिल ही नहीं करता, हमारे बराबर का समझता ही नहीं है। तो भैया ऐसी बात नहीं है, हम मिसोजिनिस्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी रहती है। चलिए जी, तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। तो आगे कहानी में हमारे पास में ये है कि अब फटाफट से हम लोग नाम देखते हैं। अब अच्छा यार, एक और चीज़ आई है कि ये जो बहुरानियाँ है ना, ये विदेशी बहुरानी, इसको फॉरेन से जो बहुरानी आए हैं ना, तो इसका नाम भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे फॉरेन, फॉरेन से आप याद रखना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फॉरेन से याद क्या रखोगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब अगर कोई पूछे तो आप उसको सिंपल से ये बता सकते हो कि जो फंक्शन को चेंज कर दे। ठीक है, क्या कर दे, फंक्शन को चेंज कर दे, फंक्शन को चेंज कर दे। या फिर आप बोल सकते हो कि घर के अंदर जो भी कुछ क्रियाकलाप थे भैया, उसको यहां पे चेंज कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में अगली कहानी क्या होगी, जरा इसको भी समझ लेते हैं। होने से बचते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे, जहां पर अब समझा दिया है फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो फॉरेन से आते हैं। ठीक है, जो कुछ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अलग से रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पास में फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। अब देखो यार, तुम लोग रट्टा मारने में टाइम वेस्ट मत करना कि किसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये तुम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और तुमको इंटरेस्टिंग कहानी महानी सुननी है और ऐसे करना है तो मैं शॉर्ट्स वगैरह बना देता हूँ, तो उसमें देख लेना रट्टा कैसे मारा जाता है प्रायोरिटी का ऑर्डर। पर मैं नहीं बोलूँगा कि भैया उसमें तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम्हारा जो मेन दिमाग लगना चाहिए वो दिमाग लगना चाहिए इसमें कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो आपके पास में आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल रहा हूं यार मैं भी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर आता है आपके पास में सल्फोनिक एसिड SO3H, फिर आता है हमारे पास में एनहाइड्राइड ग्रुप्स, तो वो रहते हैं कुछ इस तरह से। फिर अगला सीक्वेंस होता है आपके पास में यहाँ पर जो ईस्टर वाले ग्रुप हो जाएंगे COR वाले, तो वैसे इधर भी R ही लगता है, अल्काइल ग्रुप ही लग जाएगा। फिर आपके पास में आ जाएगा COCl, फिर उसके बाद में अगला नंबर पे आएगा आपके पास में अमाइड ग्रुप, जो कि होता है आपके पास में CO और NH2। फिर साइनो ग्रुप, या कई लोग साइनाइड भी बोलते हैं इसको। फिर आएगा आपके पास में अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप के बाद में अगला नंबर होता है हमारे पास में जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, और वैसे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिल बोल रहा हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप के तहत ही कंसिडर किए जाते हैं वैसे। ठीक है, पर ठीक है, आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो। तो एक हो गया पहले अल्डिहाइड, फिर आ जाएगा आपके पास में कीटोन, फिर आएगा आपके पास में अल्कोहल वाला ग्रुप, देन उसके बाद में फिर आपके पास में आता है OC6H5, मतलब वो जो बेंजीन वाला ग्रुप होता है ना, वो आ जाएगा आपके पास। फिर अपने नेक्स्ट पे जब हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट वाले पर आ जाएगा आपके पास में SH, फिर आएगा आपके पास में NH2, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में ईथर आ जाएगा।
तो ये इस तरह का कुछ आपके पास में ग्रुप्स की कैटेगरी होती हैं बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। नाउ इसके बाद में अब सीधे आओ आप तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप के बाद में कि भैया नाम कैसे रखना है, क्योंकि लफड़े वाले जो नाम होते हैं ना वही बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। अब जैसे कुछ सिंपल नाम हुए, सिंपल से जो चेन वाले नाम होते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रखा यार, तुमने सीधी चेन बना दी, CH3 फिर बनाया तुमने CH2 फिर बनाया CH3, ये सीधी चेन है तो 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और ANE क्या नाम हो गया, प्रोपेन। उसी तरह से तुमने बोल दिया कि सर इस बार मैंने ऐसा कर दिया CH3 CH, यहां पर बनाया CH3 और यहां पर बनाया CH3। अब क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई ये वाली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद 2 नंबरिंग, ये होगा 1 2 3, ये नंबर दे दिए हमने। 1 2 3 देने के बाद में जो अगली कहानी हमारे पास होती है, इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम रखते टाइम पर हम ये बोलेंगे कि ये जो ग्रुप होता है ये देसी बहु कहाँ आएगी, प्रीफिक्स में, तो आप बोलोगे सेकंड पोजीशन पे है प्रीफिक्स का मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, अगेन क्या आ जाएगा आपके पास में, प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है, परंतु ऐसी तो बात नहीं है कि जिंदगी इतनी ज़्यादा आसान होती है, जिंदगी वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, इसीलिए लोग ये बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा टफ जिंदगी से सामना करते हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ठीक है भाई साहब, सबका अपना अपना है, परंतु हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जब कभी भी नाम रखा जाएगा तो टफ वाली सिचुएशन हमारे पास में क्या होती है। तो देखो टफ वाली सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास में इस बार हम 3 फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लगाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज COOH, फिर यहां आएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर यहां आया कार्बन, फिर ऊपर की तरफ भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, यहां पर लगाया CH2, यहां पर CH2 और फिर आ गया मेरे पास में COOH। अब देखो यहां पर इशू क्या है, इशू यहां पर यह है कि अगर मैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल लगाता हूं तो भाई साहब ये पूरी की पूरी सबसे लंबी कार्बन चेन बन रही है। ठीक है, अगर अरे इसको पूरा ऐसा करते हैं, इसको पूरा ही खींचना पड़ेगा, अगर मेरे पास में सबसे लंबी कार्बन चेन बन रही है ये वाली, तो इस बेसिस पे इस पे टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ के रखे हुए हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ आपके पास में क्या आ रहा है, इसके ऊपर की तरफ आपके पास में अगेन एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, परंतु समस्या यहां पर यह निकल कर आती है कि 2 तो चेन के अंदर है, एक चेन के बाहर है, तो इस वजह से इसके नाम में हो जाएगा घपला, और हम लोगों को नाम के घपले के साथ में कभी भी यहां पर नहीं चलना है। ठीक है रे भाई साहब, ये ध्यान देना, घपला कब होता है, जब आपके पास में आपको चेन से बाहर और अंदर सेम चीजें मिल जाए। तो देखो यहां पर क्या हो रहा था, ये और ओइक एसिड होता है, और ऐसे देखा जाए तो भैया ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि चेन के कुछ बाहर जा रहा है, चेन के कुछ अंदर जा रहा है, परंतु सब सेम सेम होना, तो इस सिचुएशन पे करते ये हैं कि ना इसको चेन में कंसिडर करो, न इस फंक्शनल ग्रुप को चेन में कंसिडर करो। चेन में कंसिडर करो किसको, जहां पर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये कर दिया मैंने कंसिडरेशन इधर से। अब चाहो तो नंबरिंग आप यहां पर दे सकते हो, लेफ्ट से 2 नंबरिंग, राइट से 2 नंबरिंग, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसका अब नाम रख देते हैं, तो नाम रखते टाइम पर क्या होगा, पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन और 5वीं पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, कलर चेंज कर ले जरा, इसका नाम हो जाएगा 1,3,5, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बन की चेन कितनी है, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन को क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है पेंटेन। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत ही ज्यादा IMP में लेकर चलना, क्योंकि यहां पर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एज इट इज उठाकर 1-2 कार्बन कम कर देते हैं बीच में से, पर यह पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है रे भाई साहब, ये वाली आपके पास में कहानी होती है। अब देखो ये तो 3 सेम सेम वाले की बात कर लेते हैं,
अब यहां पर बात करते हैं कोई दूसरे ग्रुप की, तो अब यहां पर इसका नाम कैसा रखा जाए। सपोज इस बार मैं एक लाइन स्ट्रक्चर का यहां पे फॉर्मेशन करता हूं। लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पे मैंने यहां पर बात करी है कि भाई मेरे पास में अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लाइन फॉर्मेशन पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे इस वजह से दिखाया जाता है क्योंकि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो दो आपके पास में बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, तीसरा इधर, और चौथे बॉन्ड पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है। तो इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर इस तरह से बनाया, फिर यहां पर एक हम लोगों ने खाई बनाई, फिर पहाड़ बनाया, और लास्ट में एक और यहां पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। पर अब तुम बोलोगे सर यह तो ऊपर वाला जैसा हो रहा है, परंतु यहां पर भी मैं एक ट्विस्ट ला रहा हूं। ट्विस्ट यह है कि पहले जहां डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन की मेन चेन से जुड़ा था, इस बार डायरेक्टली न जुड़ते हुए ये इनडायरेक्ट तौर पर इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, COOH लिख के रखा हुआ है। अब रखना है इसका नाम। ठीक है, अब देखो नाम रखते टाइम पर क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली जुड़ा होता तो हमने तीनों को छोड़ दिया था, पर इनडायरेक्ट जुड़े होने की वजह से अब यहां पर अगर तुम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते हो तो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी ये वाली, ये यहां से ऐसा ऐसा और ऐसा, ये हो गई कार्बन की चेन। अब तुमको देना है यहां पे नंबर। नंबर कैसे होंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 नंबरिंग। ठीक है, अब यहां पर 5 कार्बन की चेन हो गई जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी कंसिडर कर लिया, और ये जो मेन चेन के बाहर चल रहा था ना, इसको भी हम लोग को कंसिडरेशन पे लेकर आना है। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसा रखा जाएगा, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोजीशन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर है, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ। कार्बन होते हैं टेट्रावेलेंट, तो एक इधर दूसरा इधर, तीसरे पर होगा एक हाइड्रोजन, चौथे पर होगा एक हाइड्रोजन, तो है तो ये सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाएगा, मिथाइल कहा जाएगा। तो इसका नाम जब रखोगे तो क्या रखोगे, थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और कितनी कार्बन की चेन है भैया, वहां पर ये है एक कार्बन की चेन, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर दोनों ही फंक्शन ग्रुप में आ गए ना, तो यहां पर अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले की तरह नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए लिखा क्योंकि ये पीछे सफिक्स में आ रहा था, तो इस बार क्या हो रहा है, सबसे पहले शुरुआती यहां से कर दी इसलिए प्रीफिक्स में आ गया, तो 3 कार्बोक्सी, फिर आ जाएगा आपके पास में मिथाइल। अब आएंगे मेन चेन के कार्बन, कितने हैं, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की वजह से आता है पेंटेन, और पहली पोजीशन और पांचवी पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला, कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में यूज करते हैं तो सफिक्स में इसका नाम होता है ओइक एसिड। ठीक है, सफिक्स में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपके पास में ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सिलिक और पेंटेन हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका ओइक एसिड बन जाएगा। ठीक है रे भैया, तो ऐसी कुछ कहानी आपके पास में होती है। फिर अगली कंडीशन पे हम लोग आते हैं अगली कंडीशन, अरे लिखा ही नहीं मैंने, ये हो गया पेंटेन। पेंटेन के बाद में आपके पास में पहली और पांचवी पोजीशन पे है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो बस कहानी खत्म, पैसा हजम, ये हो जाएगा इसका नाम। अब देखो सारे लफड़े, ऐसा लग रहा है ओइक एसिड भी निकालवा दूंगा मैं तुम लोगों को। एक और स्ट्रक्चर में यहां पर फॉर्म करता हूं जहां पर अगेन ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ने, इस बार हम लोग ग्रुप लेते हैं अल्डिहाइड है। ठीक है, एक यहां पर अल्डिहाइड दे के रखा हुआ है, गाड़ी को आगे बढ़ाया ऐसे, यहां पर भी हमारे पास में एक अल्डिहाइड है, दैट इज CHO। इसके अलावा हमारे पास में यहां पर इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा हुआ है अल्डिहाइड CHO, और यहां पर भी जुड़ा हुआ है मेरे पास में CHO। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को देखना है कि इसका नाम कैसे रखा जाए, तो डायरेक्ट वाले जो मेन चेन के अंदर आ सकते हैं उनको देख लो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, जहां थर्ड पोजीशन पे मिथाइल के साथ अल्डिहाइड, और मिथाइल के साथ में क्या है आपके पास में अल्डिहाइड जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है,
अब इसका नाम रखना है तो नाम रखा जाता है प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स में कौन आएगा? जो भी कुछ मिथाइल या इथाइल के साथ जुड़ा होगा। तो ये देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहां पर भी एक कार्बन का मिथाइल, यहां पर भी एक कार्बन का मिथाइल है। तो जब नाम रखने पर हम आते हैं तो इसका नाम रखा जाएगा 3,3। अब देखो थर्ड पोजीशन पे 2 बार इसलिए लिखा गया है ताकि सामने वाले को पता चले जाए कि एक ही पोजीशन पे 2 ग्रुप जोड़ के रखे हैं। तो ये होगा 3,3 बिस। अब डाई नहीं होगा, ठीक है? क्या है यहां पे? डाई नहीं होगा, डाई की जगह आएगा बिस। बिस क्या होता है आपके पास में? बिस का मतलब भी 2 ही होता है। तो ये हो जाएगा 3,3। अब डाई क्यों नहीं लिखा? अभी पूरा नाम लिख दूं फिर मैं बताता हूं। तो ये हो जाएगा बिस फॉर्मिथाइल। ठीक है? होता क्या है कि यहां पर जब कभी भी अल्डिहाइड ग्रुप को प्रीफिक्स में रखा जाता है तो फॉर्माइल होता है, सफिक्स में रखा जाएगा तो अल हो जाएगा। ठीक है? तो इसका नाम अगर देखा जाए तो 3,3 बिस फॉर्मिथाइल, ये आपके पास में नाम हो जाएगा। आगे आएगी हमारे पास में मेन चेन। मेन चेन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आ जाएगा आपके पास में हेक्सेन। ठीक है भाई साहब, क्या आ जाएगा आपके पास में? हेक्सेन आ जाएगा। फिर आपके पास में आ जाएगा अगला क्या? पहली पोजीशन और 6th पोजीशन के अंदर क्या है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड को क्या लिखा जाता है? अल, कॉन्सोनेंट वोवेल, चल जाएगा। तो 1,6 डाई अल। अब देखो यहां पर थोड़ा सा किस्सा समझो, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। कहानी यह है कि यहां पर बिस लिखा है, क्यों? क्योंकि डाई आप ऑलरेडी यहां पर यूज कर रहे हो। ठीक है? एक ही जैसी गिनती हम बार बार यूज नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से अगर आपने यहां पर डाई यूज करना है तो आगे कुछ और करो। तो आगे क्या हो जाएगा? बिस। तो ये पूरी कहानी चलती है वैसे, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस करके। ठीक है? तो बाकी ठीक है, इतना अपने लिए काम में आ जाएगा। तो ऐसी कुछ कहानी होती है जिस कहानी के तहत हम लोग इसको यहां पे पढ़ सकते हैं। अगला एक और बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको आईएमपी में मानकर चलना, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड्स लेवल की तैयारी करते हो तो बोर्ड्स लेवल वाले बच्चों को पता है इसी बात पे सबसे ज्यादा फंसाते हैं। क्या फंसा देंगे वो लोग कुछ इस तरह से फंसाएंगे कि अगर आपके पास में सपोज कोई कंपाउंड दे के रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर से लिखूं राइट में, ये लिखा है BrCH2CH2, फिर आया है CH2, फिर आया है आपके पास में Cl, आपके पास सपोज ये लिख के रखा हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है? अगेन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई उस्ताद हमारे पास में ये वाली। फिर उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा? नंबरिंग दे दो 1 2 3। अब समस्या ये है कि ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। एक नंबरिंग आप दे सकते हो 1 2 3, एक नंबरिंग आप दे सकते हो 1 2 3। अब कौन सा सही कौन सा गलत? तो जब भी ऐसी सिचुएशन पे आप फंस जाओ तो यहां पर आप याद रखोगे किसको? यहां पर आप याद रखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या कि किस ऑर्डर में या किस अल्फाबेट के ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। अगर देखा जाए तो बी पहले आता है फिर सी आता है, क्योंकि ये ब्रोमो है ये क्लोरो है। तो इस वजह से ब्रोमीन की प्रेफरेंस जो होगी वो यहां पर ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू किसके? क्लोरीन के। तो इस वजह से जो नंबर होगा कौन सा वाला सही होगा भाई साहब? ये वाला गलत होगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो नाम क्या रखा जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे अल्फाबेटिकली ब्रोमो आएगा, फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। तो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में? प्रोपेन आ जाएगा। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई भी टफ नहीं है भैया, बहुत ही आसान सा है, आपके पास में दे के रखा हुआ है। ठीक है? अब आता है हमारे पास में अगला IUPAC नेम, जो स्पेशली आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, वहाँ काम आने वाला है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशली फॉर JEE एंड नीट। तो JEE और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ये वाला आपको पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ किस तरह से आपके पास में बता के रखा हुआ है। तो देखो यहाँ देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर लफड़ा कौन देता है? ऑक्सीजन। हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि जितने भी चेन होती है वहां पर हम कार्बन को इन्वॉल्व कर रहे थे, पर इस बार क्या हुआ? मेन चेन के बीच में यहां पर ये ऑक्सीजन आकर बैठ गया है।
ठीक है, तो अभी भी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर बीच में कार्बन की चेन को क्या कर दिया गया है, बीच बीच में ब्रेक कर दिया गया है। जब भी ऐसा होता है और ऐसी सीधी सीधी चेन चलती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हम लोग बोलते हैं माना कि ये चेन ही है, क्या मान लेते हैं कि ये चेन ही है, तो नंबर भी चेन की तरह दे दो, 1 2 3, फिर आएगा 4 5 6 7 8 और 9। तो माना कि भैया यहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं होते तो वहां पर नो कार्बन की चेन हो जाती, परंतु ऑक्सीजन आ गया है तो ठीक है, हम ऑक्सीजन की जगह को डिफाइन कर देंगे। तो ऑक्सीजन किस किस जगह पर है, सेकंड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड एट्थ पोजीशन पे है। तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा 2,5,8, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, ट्राई, 3 है इसी वजह से आएगा ट्राई, और ऑक्सेन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सेन। और नो होता है या ऑक्सा भी बोल सकते हो, नो के लिए क्या होता है, नॉन होता है। ठीक है, नॉन, डूडेक, अंडे के भी पढ़ा दिया था। तो ट्राई ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ट्राई के बाद में ऑक्सा, नो के लिए हो जाएगा नॉन। और सभी के सभी अल्केन वाला ग्रुप करता है, तो अल्केन वाला ग्रुप है तो नॉन के बाद में जो सफिक्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स ANE। तो 2,5,8 ट्राई ऑक्सेनॉन। ठीक है, और सॉरी ऑक्सेनॉन, फिर ANE। तो या इसको ऐसा भी पढ़ते हैं ट्राई ऑक्सेनोनेन करके। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा ऑक्सेनोनेन। तो ये इस तरह से कुछ नाम रखने का तरीका रहता है। अब देखो, अगर लफड़ा तुम्हारे पास में आता है भैया ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सल्फर को उस हिसाब से रख लो। ठीक, तो ऐसी कहानी होती है। तो ये एलिफेटिक ग्रुप है। अगर सपोज तुम्हारे पास में जो कुछ ऐसे साइक्लिक ग्रुप आ जाएं जहां पर आपके पास में ऐसी कहानी हो गई, ठीक है, तो जब भी किसी कार्बन की चेन के बीच में ऑक्सीजन होता है तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सा। ठीक है, क्या रखा है, ऑक्सा। और बाकी के बाकी क्या थे, 6 कार्बन की रिंग थी, तो रिंग के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, रिंग के लिए लिखते हैं हम लोग साइक्लो। तो ये हो जाएगा साइक्लो। और मैंने वही बोला कि माना कि वहां ऑक्सीजन नहीं होता तो कार्बन होता, तो साइक्लो हेक्सेन। तो ये हो जाएगा ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं अगले वाले ग्रुप की, तो अगले वाले ग्रुप में क्या हो जाएगा, सपोज मैंने यहां पर नाइट्रोजन डाल दिया, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो अब इसका नाम रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एजा साइक्लो। ठीक है, एजा क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप था, एजा साइक्लो ब्यूटेन। तो ये JEE नीट वालों को पूछा जाएगा। जो बच्चे यहां पर डर रहे हैं कि भैया बोर्ड्स में ऐसा आ सकता है, तो बोर्ड्स में ऐसा नहीं आ सकता, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो। तो ऐसी कुछ कहानी रहती है। अब अगला जो IUPAC नेम आप लोग को देखना है वो देखना है फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। अगर आप बात करोगे यहां पे साइक्लिक ग्रुप की, तो साइक्लिक ग्रुप का नाम कैसे रहेगा, अरे बहुत सिंपल सा है यार। देखो, ऐसे मैंने यहां पर 3 कार्बन को जोड़ दिया, 3 कार्बन को जैसे मैंने यहां पर जोड़ा ना, तो 3 कार्बन को जोड़ने पर यह बन गया एक साइक्लिक ग्रुप, और 3 कार्बन थे इसलिए नाम क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाएगी आपके पास में, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास में 3 की जगह 6 कार्बन होते तो क्या नाम हो जाता, साइक्लो हेक्सेन। ये इसका नाम रख देते हैं, सिंपल, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि इंसान की आदत है कुछ ना कुछ फालतू फोकट में उंगली करने की, तो यहां भी इंसानों ने उंगली करी, उंगली करके क्या कर दिया, यहां पर उसने बनाया एक साइक्लोहेक्सेन, और यहां पर 2 देसी बहुओं को जोड़ दिया। 2 देसी बहु में हमारे पास में जोड़ दिए 2 मिथाइल। नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग देने के लिए आप क्या करोगे, एक को दे दोगे नंबर 1 और दूसरी बहु हो गई नंबर 2। ये हो गया 3 4 5 और 6 नाम रखना है। तो देसी बहुओं को आगे प्रीफिक्स में डाल दो। प्रीफिक्स में डाला तो आप क्या लिखोगे, 1,2, 2 बहु थी इस वजह से डाई, और दोनों बहु का नाम क्या था, मिथाइल, तो 1,2 डाई मिथाइल। साथ ही साथ में साइक्लो, ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो साइक्लो हो गया। और उसके बाद में वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, और ये ये क्या है आपके पास में, प्राइमरी सफिक्स ANE। तो ये हो गया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। सिंपल सी बात है, इजी सा है यहां पर। तो ये क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप की कहानी होती है। साइक्लिक ग्रुप में इस तरह से नाम रखा जाता है। ठीक है, तो बस इजी है।
अब यहां पर भी क्या है, थोड़े से टफ वाले पर आओ, क्योंकि हर बार तुमको बच्चों का खेल नहीं आएगा कि बिल्कुल सिंपल सिंपल सा दे दिया और बस हो गया तुम्हारा काम। तो ठीक है, अब जैसे अब हम लोग बात करते हैं, सपोज मेरे पास में कोई ग्रुप देके रखा हुआ है ऐसा, एक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर यहां पर दो मिथाइल जोड़ दिए मैंने, CH3 और CH3। अब इसका नाम रखना है, ठीक है। चलो भाई साहब नाम रखते हैं इसके अंदर। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझना, ये बहुत समझने वाली चीज है भाई साहब। ये वाला जो गोला दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे पास में है वर्ड रूट, ठीक है। ये जो गोला या ये जो तुम लोग को यहां साइक्लिक रिंग दिखाई दे के रखी हुई है, ये तुम्हारे पास में है मेन चेन। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो मेन चेन के बाहर की तरफ ये वाला हिस्से को मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूट चेन, ठीक है। ये वाले हिस्से को क्या बोला हमने, सब्स्टिट्यूट चेन। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक मिथाइल ग्रुप इधर है। नाम रखते हैं, सब्स्टिट्यूट चेन को हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रीफिक्स। नाम रखा, नाम रखते टाइम पर इसको मिलेगा पोजीशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट ग्रुप में भी जब नाम रखने जाओगे तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप में ये होता है 1 और ये होता है 2, मतलब 2 ग्रुप यहां पर काम कर रहे हैं ना, तो 2 ग्रुप काम करने की वजह से इस तरह से इसका नाम रखा जा रहा है। अब देखो नाम कैसे रखेंगे, प्रीफिक्स में पहली पोजीशन पे बात करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ के रखा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप की बात यह है कि इसके पास 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे है आपके पास में मिथाइल। तो मैंने क्या लिखा, 1 पे है मिथाइल, और साथ ही साथ में ये जो चेन है सब्स्टिट्यूट, ये 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। और आगे क्या आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड था तो यहां इथेन आना चाहिए। परंतु सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम कभी भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन पे नहीं आता है। एज अ रेडिकल ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, और फिर क्या आ जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बस हो गया सॉल्व, इतना इजी सा था ये। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि कई लोगों को फिर इस तरह की चुल चढ़ जाए कि भैया अगर मैं यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से जोड़ दूं या 2 साइक्लिक ग्रुप को मैं इस तरह से जोड़ दूं तो इसका नाम क्या होगा। अब इसमें भी क्या होगा, एक बन जाएगा आपके पास में मेन चेन, और एक जो होगा आपके पास में वो क्या बन जाएगा, उसका फंक्शनल ग्रुप। तो माना कि सपोज ये मेन चेन है, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और मेन चेन के साथ में ये क्या है, माना कि फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे जोड़ के रखा है मैंने, पोजीशन नंबर 1 पे जोड़ के रखा है। अब इसका नाम रखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो 1 साइक्लो, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स। और फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्काइल के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, YL, तो 1 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, वर्ड रूट, मतलब ये मेन चेन, तो 1 साइक्लोहेक्साइल, फिर आ जाएगा आपके पास में प्राइमरी सफिक्स दैट इज अगेन साइक्लो, और वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, और जो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आ जाएगा ANE, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम रख दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई इतना बड़ा टफ वाला नाम नहीं है। तो इस तरह के नाम आप यहां पर इजीली रख सकते हो, ठीक है रे भाई साहब। तो ये कौन से थे, ये ऐसे ग्रुप थे साइक्लिक में जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं ऐसों की जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को आप यहां पर ऐड कर देते हो, तो इनके बारे में क्या किया जाए। तो ये हमारे पास में रहेगा एलिसाइक्लिक ग्रुप या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ में करते हैं, यहां पे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आपके पास में कहानी यहां पर ये निकल कर आती है कि यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये कहानी बनाई,
इसके बाद में यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसा CH, फिर बनाया मैंने डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा आपके पास में CH3, फिर आ जाएगा आपके पास में CH3। ये ऐसा दे के रखा हुआ है। अब इसके अंदर नाम रखना है तो क्या होगा, अगेन वही पुराना वाला काम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे लंबी कार्बन चेन मुझे जो दिखाई दे रही वो तो ये है, और अरे सही से बन जा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे लंबी कार्बन चेन है ये वाली। अब यहां पर अगर नंबरिंग देता हूं तो सबसे क्लोज फंक्शनल ग्रुप यही दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 वाला। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल नाम रखा, तो नाम रखते टाइम पर क्या लिखोगे सर, यहां पर पहली पोजीशन पे ही एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अभी आपने ऊपर बताया, दैट इज साइक्लोहेक्साइल। तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, और साथ ही साथ में 5 कार्बन थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आगे अगर देखते हो आप तो ये हो जाएगा आपके पास में साइक्लोहेक्साइल। 5 कार्बन के लिए हो जाएगा आपके पास में पेंटेन का पेंट, परंतु एक डबल बॉन्ड आ गया है पोजीशन नंबर 1 पे ही, तो हो जाएगा पेंट 1 ईन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंट 1 ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है ना, तो ये वही वाली कहानी है। साथ ही साथ में पोजीशन नंबर 3 पे एक फंक्शनल ग्रुप यहां पे जोड़ के रखा गया है, और इस फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में कीटोन। तो कीटोन को सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस किया जाता है ONE, ऑन करके प्रोनाउंस किया जाता है, तो इस वजह से हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे ONE। तो 1 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, पेंट 1 इन 3 ऑन, ये इसका नाम रखा जाएगा। फिर अगर आपके पास में बात करते हैं अगले किसी कंपाउंड की, तो जैसे आपने बोला कि आपके पास में है ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, और इसके साथ में है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर देके रखा हुआ है क्लोरीन देके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन और कार्बोनिल और CHLORIDE क्लोराइड, तो ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। अब ब्यूटेन नाम आ गया तो यहां से कंफर्म है कि जो मेन चेन बनी है वो इस 4 कार्बन की रिंग वाली चेन है, तो ये ऐसी कुछ घटना रहती है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपके पास में नाम रखे जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने बना के रखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखकर भी आपको इतनी नॉलेज गैदर हो जाए कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी है। नाउ अगला हम लोग बात करते हैं कि अगली सिचुएशन पे क्या पढ़ना है, तो अगली सिचुएशन पे हमको पढ़ना है यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक ग्रुप के नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर आपके पास में आएगा स्पाइरोसाइक्लिक ग्रुप, या जो ब्रिज रिंग वगैरह होते हैं ये वाले आएंगे। ठीक है भाई साहब, हम लोग अब बात कर लेते हैं पॉलीसाइक्लिक ग्रुप की। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक CYC होता है, ओके ठीक है ना। तो पॉलीसाइक्लिक ग्रुप की जब कभी भी यहाँ पे बात की जाती है तो इस सिचुएशन पे हमारे पास में अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात की जाए तो एक बनता है हमारे पास में फ्यूज्ड रिंग, और फ्यूज रिंग की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब दो कभी भी रिंग्स को आपस में इस तरह से कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज फ्यूज रिंग। ठीक है, इसके बाद में आपके पास बनता है जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं ना वो वाले। तो ब्रिज कंपाउंड में ऑब्वियस बात है, जैसे आपके पास में कोई ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा और ऐसा। फिर उसके बाद में अगला कंपाउंड होता है आपके पास में स्पाइरो ग्रुप। स्पाइरो ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप जुड़े हुए तो रहेंगे पर एक सिंगल कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको कहा जाता है हमारे पास में स्पाइरो ग्रुप। तो ऐसी कुछ कहानी आपके पास में रहती है। अब सीधे सीधे करते क्या हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहली कैटेगरी में आता है आपके पास में बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में जब कभी भी अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 2 साइक्लोहेक्सेन की रिंग आपस में जुड़ी हुई है और इसमें 2 कार्बन आपस में कॉमनली जुड़े हुए रहते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप हैं और 2 साइक्लिक ग्रुप हैं। इस वजह से इसका नाम जब कभी भी लिखा जाता है तो वो होता है बाईसाइक्लो। ठीक है, और इसके अलावा 4,4,0। अब ये 4,4,0 कहाँ से आया है जरा ये भी समझ लो। अगर इस ब्रिज की बात करते हैं
या फिर बात करते हैं इस कनेक्टिविटी की, तो इस कनेक्टिविटी के लेफ्ट में टोटल 4 कार्बन है और राइट में भी 4 कार्बन है। तो जितने कार्बन इस कनेक्टिविटी के दोनों तरफ होते हैं तो उसको यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कर दिया जाता है। तो 4 4, और इस कनेक्टिविटी वाले ब्रिज के अंदर एक भी कार्बन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए कितने कार्बन है, 4 और 4 8 और 2 10, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे इसका नाम आगे बढ़ाने पर हम लोगों को मिल जाएगा डेकेन। तो ये इस तरह की कुछ कहानी होती है। सेम उसी तरह से आप जैसे ब्रिज बनाओगे तो आपको एक बाईसाइक्लो ग्रुप बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। या आपके जो बोर्ड्स की एग्जामिनेशन होती है ना, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देख के रखा होगा, और कई सारे बच्चे इसको देखते से ही डर जाते हैं कि यार इसका नाम आखिरकार कैसे रखा जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अच्छे से बना दूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पास में ये कुछ उल्टे वी की तरह बन जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मेशन हो जाता है ब्रिज का, इस तरह से। अब इसका नाम रखना है तो देखो अभी भी यहाँ पर 2 साइकिल ग्रुप है, एक साइकिल आपको ये दिखाई देगी और दूसरी साइकिल आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी। तो 2 साइकिल होने की वजह से अगेन इसको क्या कहा जाएगा, बाय साइक्लो कहा जाएगा। फिर कनेक्टिविटी पॉइंट्स को ढूंढना है, ये रहे इसके कनेक्टिविटी पॉइंट्स, इसको थोड़े अलग कलर से बना देता हूं। ये रहे इसके 2 कनेक्टिविटी पॉइंट्स, और कनेक्टिविटी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड पर 2 कार्बन है, और जो कनेक्टिविटी पॉइंट है उसके बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इसमें अगर हम कार्बन की वैल्यू रखें तो वो आएगी 2,2,0। हमेशा हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ बात जाती है, तो कृपया इस बारे में ध्यान देना। तो और 0 बोल रहा हूं मैं, एक बीच में भी तो कार्बन आ गया, 2,2,1 आ जाएगा। अब टोटल देख लेते हैं कितने कार्बन है, 2 और 2 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या आ जाता है आपके पास में, हेप्टेन आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से नाम रखा जाएगा। एक थोड़ा सा ट्रिकी सा नाम यहाँ पर अब हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान देना। अगर आपके पास में वापस से वही साइक्लोहेक्सेन ग्रुप बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहां पर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पर आपके पास में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ ही साथ में यहां पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्शन पे क्या करना है, आप लोगों को यहां पे नाम रखना है। अब नाम कैसे रखोगे, ये सबसे बड़ा यहां पे पॉइंट्स निकल कर आता है। तो अब अच्छे से समझना कैसे नाम रखा जाएगा। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ऑब्वियस बात है मेन चेन ये बड़ा वाला ग्रुप रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर देने की, तो नंबर हमेशा दिया जाता है उस पॉइंट से जहां पर आपके पास में कनेक्टिविटी होती है, जो ब्रिज बना होता है। तो ब्रिज कनेक्टिविटी कहां पर है, ब्रिज कनेक्टिविटी है एक यहां पे और एक यहां पे, ये 2 जगह पर आपके पास में ब्रिज की कनेक्टिविटी आ रही है। अगर यहां पे ब्रिज कनेक्टिविटी आती है, अब नंबर दिया जाए, तो नंबर देते टाइम पर क्या किया गया कि नंबर दिया गया इसको 1 और इसको 2, या हो सकता है अगर इसको 1 दोगे तो इसको क्या दे दोगे, 2 दे दोगे। परंतु दोनों में से सही कौन सा है, तो सही वाले की बात करते हैं तो ये वाला सही है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी यहां पर कितनी आ जा रही है, डबल बॉन्ड की 2 आ जा रही है। अगर आप उल्टा चलते तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे प्रायोरिटी आ जाती, तो प्रायोरिटी की वैल्यू अगर यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज होते चले जाती, मतलब उसकी प्रायोरिटी लो होती चली जाती, तो अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हो तो वो आएगी 1 2, देन आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, फिर आएगा यहाँ पे 6, और आपके पास लास्ट में जो बच जाएगा, सॉरी वो उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर आएगा 5, फिर आएगा ब्रिज वाला ये 6, और लास्ट में आपके पास में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी हो जाएगी। अब मैंने 6 इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर भी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को भैया प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने इस वाले पॉइंट को चुना, ना कि इस पॉइंट को चुन के रखा है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, कोई टफ नहीं है। अब इसका नाम रखना है नाम थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ध्यान देना कि इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। सबसे पहले जो भी कुछ प्रीफिक्स वाले नाम होते हैं जरा उसको देखते हैं। अब देखो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है और 6th पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर है। तो नाम रखते टाइम पर हम इसको बोलेंगे 2,6,6, और साथ ही साथ में 3 मिथाइल होने की वजह से यहां पर लिखा मैंने ट्राई मिथाइल। तो पहला काम तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आपके पास अगली कहानी ये होती है कि ये एक बाईसाइक्लो ग्रुप है, एक साइकिल इधर है एक साइकिल इधर है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय
साइक्लो। अब बायसाइक्लो के बाद में क्या होता है, यहां पर बनाया जाता है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद में लिखे जाते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। तो कार्बन की प्रेजेंस देखी जाए तो इस येलो कलर के डॉट के ब्रिज को देखा जाए तो इस ब्रिज के इधर ऊपर की तरफ टोटल 3 कार्बन है, नीचे की तरफ 1 कार्बन है और 1 कार्बन बैठा हुआ है ब्रिज पे। तो इस सिचुएशन पे वैल्यू बन जाएगी 3,1,1, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो बहुत इजी सा था। फिर उसके बाद में टोटल कितने कार्बन है, टोटल है 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए आगे लिखा जाएगा हमारे पास में हेप्टेन, परंतु सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको लिखा जाएगा हेप्ट टू इन। तो ये हो गया 2,6,6 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट टू इन, ये इसकी कहानी रहेगी। तो बस सिंपल सा है, इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये हो गया आपके पास में बाइसाइक्लो ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास में रहता है स्पाइरो ग्रुप। ठीक है, स्पाइरो वाले भी आप अगर बोलो कि सर ये कहाँ पर पूछे जाते हैं, तो देखो रिस्क नहीं लेना। आपके कई बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इस लोग को पूछ लिया जाता है और कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं भी पूछते हैं। JEE वाले या नीट वाले जो रहते हैं वो बहुत कॉमन रूप से पूछते हैं इसको, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। स्पाइरो में क्या होगा, देखो एक सिंगल पॉइंट से जुड़ा होगा। बाईसाइक्लो में क्या होता है, कनेक्टिविटी के 2 पॉइंट होते हैं और स्पाइरो में कनेक्टिविटी का सिर्फ 1 पॉइंट होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास में ऐसा ऐसा, ठीक है आपके पास में जो 2 स्क्वायर थे उनको इस तरह से जोड़ दिया है। अब ये क्या हो गया, इसका कनेक्टिविटी का एक सिंगल पॉइंट है, तो अब इसका नाम रखना है। तो नाम रखते टाइम पर सबसे पहले अब जो शुरुआत होगी वो होगी स्पाइरो से। फिर अगेन वही वाले ब्रैकेट आपके पास में फॉर्म हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट का फॉर्मेशन करोगे तो अब क्या बोलोगे, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, राइट हैंड साइड में 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3,3। टोटल कार्बन देखे जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, हेप्टेन हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपके पास कुछ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मेशन हो जाता है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। सपोज आपके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। पहले तो आपके पास में एक हेक्सेन है, ठीक है, एक साइक्लोहेक्सेन है और उससे एक साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोपेंटेन को जोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों ने यहां बना दिया। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कर दी। अब देख लेते हैं कि भैया इसका नाम कैसे रखा जाए। तो नाम रखने से पहले ये है इसका कनेक्टिविटी पॉइंट और साथ ही साथ में अब इसको देना है नंबर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से हाईएस्ट प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो वो डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। सो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होने की वजह से इसको दिया जाएगा नंबर 1, फिर आएगा नंबर 2, फिर आएगा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये पॉइंट हो जाएगा 6 7 8 9 और 10, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब इसका नाम रखना है, तो नाम रखते टाइम पर क्या होगा, अगेन शुरुआत में क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा स्पाइरो, क्योंकि एक स्पाइरो ग्रुप है। फिर आपको बनाना है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हम देखते हैं कि जो आपके पास कनेक्टिविटी का पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5, ठीक है, कनेक्टिविटी पॉइंट से ही इसको चेक करना रहेगा। कनेक्टिविटी के लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 5 कार्बन है और राइट हैंड साइड पर टोटल 4 कार्बन है। तो इस वजह से जब नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 5,4। 10 कार्बन है तो 10 कार्बन होता है डेक। साथ ही साथ में यहां पे पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ENE आपके पास में आ जाएगा। ऑब्वियस, सॉरी ENE क्या बोल रहा हूं मैं, EN आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है जो कि आपके पास में आ जाएगा YNE। तो इन और आइन ये यहां पे लिख दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई भी टफ आपके पास में नहीं है। ये भी इजी सा है। ये कहलाता है आपके पास में स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद में अगला जो हमारे पास में रहता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देख रहे हो भैया नॉमेनक्लेचर कितना बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि हलवा बिल्कुल आपको छोटे से टॉपिक में कवर करवा दिया जाए। इसी वजह से GOC बहुत बड़ा चैप्टर है। 1 घंटे के अंदर अगर आप JEE लेवल का या नीट लेवल का पढ़ना चाहते हो तो भैया माफ़ कर देना, आप दूसरे का किसी का वीडियो देख सकते हो जो ये दावा करे कि मैं 1 घंटे के अंदर GOC पढ़ा दूंगा, तो वो अटाला कचड़ा तुमको पढ़ा देगा और बात को खत्म कर देगा। ठीक है, अटाला कचड़ा पढ़ना है कहीं से भी पढ़ सकते हो, पर अगर तुमको सही तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है, तो बाकायदा इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो।
ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अगला हमारे पास में रहता है नॉमेनक्लेचर, बट दिस टाइम क्या होगा, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है बेंजीन ग्रुप। और हो भी क्यों ना, बहुत इजी सा होता है बेंजीन ग्रुप। जैसे अगर आपने बात करा कि आपके पास में रखा हुआ है एक बेंजीन, ऑब्वियस बात है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पर दो क्लोरीन लगा दिए तो बस नंबर दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम जब लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आपके पास में 1 2, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा बेंजीन। बस इजी सा है आपके पास में। अब ये तो बहुत सिंपल है, पर अगर मैं टफ वाले पे जाऊं तो टफ वाले में क्या होता है कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को नहीं लगाएंगे, इस बार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को लगाएंगे। जैसे कि एक लगा हुआ है सपोज इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एक लगा हुआ है यहाँ पे ब्रोमीन, फिर एक ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पर नाइट्रो, दैट इज NO2, और लास्ट में यहाँ पर लगा दिया है ग्रुप अल्कोहल OH। अब इसका नाम रखना है, तो तुम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। सो नंबर आपके पास जाएगा 1, सबसे क्लोजेस्ट आपके पास में है 2 3 4 5 और 6। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं वही सेकेंडरी सफिक्स में जाते हैं, बाकी सबको क्या कर दो, प्राइमरी में ठूस दो। तो बस इतनी सी कहानी है, इसमें आपका काम हो जाएगा। अगर इसको प्रीफिक्स में रखते हैं तो ब्रोमो, नाइट्रो, और आपके पास में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो ABCD के हिसाब से B पहले आता है, तो नाम रखते टाइम पर इसका नाम क्या पड़ना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे आएगा आपके पास में ब्रोमो, फिर उसके बाद आपके पास में आ जाएगा हाइड्रो जो कि होगा फिफ्थ पोजीशन पे, दैट इज 5 हाइड्रो। साथ ही साथ में थर्ड पोजीशन पे आपके पास में जुड़ा हुआ है नाइट्रो, और ऑब्वियस बात है भैया आपके पास में बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए आपको बेंजीन लिखना है। परंतु ट्विस्ट ये है कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो यहाँ है, प्राइमरी सफिक्स जो है वो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाता है, ओइक एसिड। तो इस वजह से जो बेंजीन है उसको हम लोग लिख देंगे यहां पर बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से क्या होता है, इसका नाम रखा जाएगा। तो बस सिंपल सा है, कोई भी टफ नहीं है। तो इस तरह से इसका एरोमेटिक ग्रुप में नाम होता है। अब देखो यहां पर इन सभी में खासियत यह है कि जितने भी आपके पास में मेन चेन है वो सारे मेन चेन क्या है आपके पास में, आपके पास में वो बेंजीन की रिंग है। परंतु अगर मेन चेन जो है वो बेंजीन की रिंग न हो तो क्या होगा, ठीक है ध्यान रखना। क्या बोल के रखा हुआ है, आपके पास में मेन चेन में नहीं होगा तो बेंजीन को ट्रीट करना है एज रेडिकल। रेडिकल के तौर पर जब कभी भी इसको ट्रीट किया जाता है तो बेंजीन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C6H5। C6H6 बेंजीन है, पर एक हाइड्रोजन निकालकर अगर उसका एक हाथ खाली कर दिया जाए तो ये रेडिकल बन जाता है। और इस रेडिकल की सिचुएशन पे इसका जो नाम होता है उसको कहा जाता है फिनाइल। ठीक है, फिनॉल अलग कैटेगरी है, वो कॉमन नेम है बेंजीन के साथ में अल्कोहल का, बट इतना यूज कर लिया कि अब उसको आपके IUPAC नेम पे भी फिनॉल ही बोलने लग गए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पर आपके पास में C6H5 को क्या कहा जाएगा, फिनाइल कहा जाएगा। तो ये फिनाइल वाला किस्सा कहां से जनरेट होगा, अब जरा उसके नाम हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपके पास में कोई बेंजीन की रिंग है कुछ इस तरह से, यहां पर उसका वो रोटेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्डेड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो उनका ये सर्कल बन जाता है रोटेशन के लिए। अब इसके अंदर सपोज कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर जुड़ा हुआ है CH2, फिर जुड़ा हुआ है CHO। अब ऐसी सिचुएशन पे क्या है कि मेन चेन आपके पास में हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में मेन चेन, और जो सब्सटीट्यूट होगी या फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा जुड़े हुए होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेडिकल्स कहलाएंगे। नाम रखना है तो नाम में नंबरिंग हमेशा उस ग्रुप को सबसे पहले दी जाती है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड। तो नाम रखा 1 2 3 4।
फोर्थ पोजीशन पे बेंजीन है, पर कैसा बेंजीन है? C6H5 वाला। तो जब इसका आप नाम रखोगे तो आप क्या बोलोगे? भैया फोर्थ पोजीशन पे है मेरे पास में बेंजीन ग्रुप, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे फिनाइल। तो ये हो जाएगा 4 फिनाइल। 4 कार्बन है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, तो यहां पर आ जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आएगा ब्यूटेन। और साथ ही साथ में फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड है, तो या तो इसको 1 अल लिख दो, या फिर आजकल जो नया ट्रेंड चलता है जिसमें हम लोग फर्स्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल आपके पास में ये सही हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास में ऐसी मेन चेन जुड़ी हुई रहती है ना, तो वहां पे आप लोग इस तरह से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कुछ कहानी है आपके पास में जिसको आप यहां पर पढ़ोगे। ठीक, और ये देखो, ये हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये आपके पास में मैंने कंप्लीट नोट्स बना दिए हैं। ये कंप्लीट नोट्स आपके पास में जो भी दे के रखा हुआ है ना, तो कृपया जो वेबसाइट है या फिर हमारा जो और भी एक्स्ट्रा लिंक्स है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो। है तो वैसे ये वन शॉट ही, पर ऑब्वियस बात है जीओसी को वन शॉट में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को 1-1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम पार्ट हम लोग समझा सकें, और ऐसे पार्ट्स को हम लेते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट रहने वाले हैं। जैसे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो आइसोमेरिज्म के ऊपर बनेगा। साथ ही साथ में आइसोमेरिज्म में जितनी कंडीशन होती है सब हम पढ़ डालेंगे। फिर आइसोमेरिज्म एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आइसोमेरिज्म के बाद में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा वो होगा आपके पास में रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट होता है वो, तो उसका वो बनेगा थर्ड पार्ट। और लास्ट में बताऊंगा मैं फोर्थ पार्ट, जहां फोर्थ पार्ट में हम लोग प्यूरिफिकेशन की जो मेथड्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको पढ़ डालेंगे। तो एक बार ये हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर जीओसी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो जीओसी का आपका JEE लेवल का हो जाएगा कंप्लीट। और अगर एडवांस की थ्योरी आप चाहते हो तो एडवांस की थ्योरी भी आप कुछ हद तक यहां से पढ़ सकते हो। बस जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन के बलबूते ही सॉल्व किए जाएंगे, तो वो आप लोगों को अलग से सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से ये पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ डालो। मैं आपको इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर बाकी तो और क्या रखा हुआ है भैया जीवन में, फटाफट फटाफट पढ़ना है और एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। ठीक है जी, चलिए तो फिर इसी बात पे इस लेक्चर को हम लोग एंड कर देते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेक्चर पूरा देखा हुआ है तो आप सभी को थैंक यू। मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर सभी को टाटा बाय बाय।